सो लेट्स स्टार्ट अहेड। ठीक है, ये हमने पर्टिकुलर स्लाइड देख ली थी। अब यहाँ से शुरू करना था। ठीक है, अब ये जो फिगर आपने देखी थी, तो ये जो इस फिगर के अंदर आप, ये फिगर मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ। ये कहाँ चली गई? ये सॉरी, मैंने ज़्यादा ही क्लिक कर दिए। तो काफ़ी पीछे चला गया मैं। यहाँ अब आ रही है ये जो फिगर है। तो अब इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, ये मैं पॉइंटर भी ले लूँ, आपको टोटल रिस्पांस भी नज़र आ रहा है, आपको स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही जिसको हम कह रहे थे कि ट्रांजिएंट रिस्पांस आपको इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ट्रांजिएंट रिस्पांस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टोटल रिस्पांस एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पांस। इन दोनों का जो फ़र्क होगा वो ट्रांजिएंट रिस्पांस में होगा। चूँकि यहाँ ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है, तो इसके अंदर ये ट्रांजिएंट रिस्पांस आपको नज़र आ नहीं रहा। इस तरीके से आपको सिर्फ विजुलाइज करना होगा कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिस्पांस एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पांस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, वो जब आप देखेंगे कि हम डैम्प्ड वाइब्रेशन करेंगे तब ये बड़ा अच्छा आपको नज़र आएगा। तो यहाँ हम थे, तो ट्रांजिएंट कंपोनेंट इज शोन एज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड द डैश लाइन द फिगर। तो शोन से मुराद ये है कि वो जो उनका डिफरेंस है वो आपको इनफैक्ट देखना होगा खुद जाके कि भाई ये जो डिफरेंस है ये ट्रांजिएंट रिस्पांस का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, फॉर दिस हाइपोथेटिकल अनडैम्प्ड सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो इसको हाइपोथेटिकल कह रहे हैं बिकॉज प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम होगा उसके अंदर डैम्पिंग मौजूद होगी। दिस वाइब्रेशन विल नॉट डैम्प आउट, ये वाइब्रेशन ख़त्म नहीं होगी, एंड लुक टू कंटिन्यू फॉर एवर, और ये आपको हमेशा हमेशा के लिए चलती हुई नजर आएगी। बट इन रियल सिस्टम्स डैम्पिंग मेक्स द फ्री वाइब्रेशन डीके विद टाइम। आप सब जानते हैं कि अगर डैम्पिंग की वजह से वाइब्रेशन जो होती है वो डीके हो जाती है। फॉर दिस रीज़न दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। आपके जहन में सवाल आया होगा ना, फिर इसको ट्रांजिएंट क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो ये चले चले जा रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन जब आपके पास डैम्पिंग किसी स्ट्रक्चर में होगी तो ये जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा, ये जो डिफरेंस होगा, ये डीके हो जाएगा। आप जब हम नेक्स्ट पार्ट में इस लेक्चर के देखेंगे कि ये डैम्प स्ट्रक्चर को का स्टडी करेंगे, तो फिर आप देखेंगे ये जो डिफरेंस है बिटवीन द टोटल रिस्पांस एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पांस, दिस विल वाइप आउट। ये आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और टोटल रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस एक दूसरे के साथ चले जाएंगे। जो डिफरेंस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ट्रांजिएंट वाइब्रेशन जो होगी वो डीके हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम इन डैम्प्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो द स्टेडी स्टेट डायनेमिक रिस्पांस इज अ साइनोसाइडल ऑसिलेशन एट द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा, फिर वो जो जितनी भी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ ये फिर चलता रहेगा जब तक आप फोर्स को लगा के रखेंगे। जब फोर्स को आप हटा देंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रांजिएंट जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन नंबर 14 इज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस। दिस विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज you have applied the force, as long you have continued to apply the force on that particular structure. ठीक है, so ignoring the dynamic effect signified by the acceleration term in equation 1. इक्वेशन 1 जो थी उसमें अगर आप जो एक्सेलरेशन टर्म थी उसको इग्नोर कर देते हैं तो गिव द स्टैटिक डिफॉर्मेशन एट ईच इंस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर अगर आपने वो एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन की टर्म क्या होती है? इनर्शियल टर्म होती है ना। तो अगर आप उस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर डिफॉर्मेशन देखनी है कि कितनी डिफॉर्मेशन है, तो फिर उस डिफॉर्मेशन में से अगर आप डायनेमिक टर्म को डिसरिगार्ड कर दें, क्योंकि डायनेमिक की वजह से तो आ रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर अगर आप इनिशियल फोर्स को वहाँ तक के लेकर के आ गई, डिस्प्लेसमेंट दे दी, और आप उसको डिसरिगार्ड करते हैं, तो वो फिर आपको स्टैटिक डिफॉर्मेशन मिल जाती है, या वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट आपको टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाती है। वो फिर ये जो टर्म थी इक्वेशन नंबर 1 में, इसके अंदर अगर आप इस टर्म को छोड़ते हैं, ठीक है, दिस इज द डायनेमिक टर्म। ठीक है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है, और इसमें से अगर आपने इनर्शियल फोर्सेस को डिसरिगार्ड करें तो फिर आपको क्या मिल जाएगी? यू जो मिलेगा वो आपको ये स्टैटिक डिफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो आपके पास ये चीज़ होगी कि यू एस टी at any time instant, because this ST static response is time independent.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वो एम्पलीट्यूड वो वाली नहीं है जो कि हमने पी नॉट अपॉन के कहा था, ठीक है, वो दैट वाज द एम्पलीट्यूड। तो ये जो यू एस टी है ये भी ज़ाहिर वेरी करेगा, डिफॉर्मेशन फोर्स के साथ मैक्सिमम तक जाएगी, लेकिन यहाँ भी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आपने डिफॉर्मेशन देखनी है और उसमें से अगर आप डायनेमिक जो इफेक्ट्स हैं जो कि सिग्निफाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शियल फोर्सेज एक्सेलरेशन टर्म, उसको डिसरिगार्ड करते हैं, तो दिस इक्वेशन नंबर 15 विल गिव यू द स्टैटिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो ये मैं इसलिए इस चीज़ को बार बार यहाँ बता रहा हूँ कि दिस स्टैटिक डिफॉर्मेशन इज नाउ टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, दिस इज टाइम डिपेंडेंट। तो दिस टाइम डिपेंडेंट स्टैटिक डिफॉर्मेशन वुड बी दिस थिंग पी नॉट अपॉन के साइन ओमेगा टी। तो जैसे आप देखते हैं कि ये अगर फोर्स लगी हुई है तो ये इधर जा रहा है, फिर ये कम हो रहा है, तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये डिफॉर्मेशन भी कैसी है, हार्मोनिक डिफॉर्मेशन हो रही है ना, ये डिफॉर्मेशन भी हार्मोनिक डिफॉर्मेशन हो रही है, फोर्स लगी हुई है, फोर्स स्ट्रक्चर को यूं ही घुमाई चली जा रही है, यूं ही घुमाई चली जा रही है। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर मैक्सिमम तो पी नॉट अपॉन के हो गया, उससे कम उससे कम उससे कम जीरो, फिर माइनस माइनस मैक्सिमम माइनस पे पहुंचा, फिर ये वापस गया। तो ये स्टैटिक डिफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो इक्वेशन नंबर 15 से आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबी ये लेक्चर है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम टाइम की हम यूटिलाइजेशन कर लें, क्योंकि आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और वैसे भी हमारी क्लास 3 घंटे की क्लास होती है, तो अभी तक तो हम काफ़ी इसमें एंजॉय करते हुए आए हैं मेरे, क्योंकि डिस्कशन आप लोग करते नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर मुझे तो मेरे पास टाइम तो 3 घंटे का है, तो या तो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लें, तो आप क्वेश्चन आंसर बाज़ वक़्त करते तो हैं लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप लोग ख़त्म कर देते हैं, क्लास मुझे ख़त्म करना पड़ती है, तो इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक डिफॉर्मेशन क्या होगी, जैसे मैंने वहाँ बताया था, वो पी नॉट अपॉन के होगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की टर्म जो है वो 1 कर देंगे तो आपको पी नॉट अपॉन के मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक डिफॉर्मेशन यू एस टी नॉट ड्यू टू द एम्पलीट्यूड पी नॉट ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब ये एक फिगर है, इस फिगर का नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कशन होगी क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ इसको लिखी है। तो ये अगर आप इस फिगर को मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ये इसके अंदर पी टी फोर्स लगी हुई है जो कि डायनेमिक फोर्स है, जो कि पी नॉट साइन ओमेगा टी की टर्म में आ रही है, और जिस डायरेक्शन में पी टी लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में यू भी लगा हुआ है, ठीक है। विस्कस डैम्पर भी लगा हुआ है, क्योंकि हम अभी तक डैम्पिंग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दिखा के उसके आगे डिस्कशन चलेंगे। ये मासलेस फ्रेम है और जो मास था वो लंप मास था, जो कि इसके रूफ लेवल के ऊपर हमने इसको सारा लंप कर दिया है, ठीक है। तो अब इस फिगर को यहाँ देख लेने के बाद हम यहाँ आगे चलेंगे। अब जो द फैक्टर इन ब्रैकेट इन इक्वेशन नंबर 14 जो है, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 14 के लिए मैं आपको, ये इक्वेशन नंबर 14 है, तो इसके अंदर ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ इस ब्रैकेट्स के अंदर जो थी, ये मैंने आपसे कहा था कि ये आगे इसका बड़ा यूटिलिटी आएगी और हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो अब वो इसकी यूटिलिटी आई है, ठीक है। तो कहाँ चला गया ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 14 मैंने इसलिए यहाँ इसको स्लाइड को यहाँ डाला था कि आपको अगर इक्वेशन नंबर 14 का पता नहीं चल रहा हो कि कौन सी है, तो इक्वेशन 14 में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो ये टर्म थी, ठीक है। इस टर्म को हमने कहाँ चला गया, दोबारा यहाँ पहुँच जाते हैं, ये ठीक है। इक्वेशन 14 की टर्म आपको समझ में आ गई कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको लेकर के हम आगे चलेंगे, ये दोबारा हम वहीं पहुंच जाते हैं। एनी हाउ, अच्छा, इज प्लॉटेड अगेंस्ट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट कर रहे हैं फॉर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन लेस देन 1। अब ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज़ लेस देन 1 फॉर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा इज़ लेस देन नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जो फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कम है, तो जो दिस फैक्टर इज़ पॉजिटिव, तो ये फैक्टर कैसा होगा, ये फैक्टर पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इस फैक्टर को देखें कि अगर आपके पास ये जो चीज़ है, ये चीज़ ओमेगा इज़ लेस देन ओमेगा एन, तो ये जो चीज़ होगी ये लेस देन 0 होगी, लेस देन 1 होगी, सॉरी, जब लेस देन 1 होगी तो 1 माइनस लेस देन 1 वुड बी पॉजिटिव। अगर ये चीज़ -1.1 -2 -3 होगी तो दिस होल थिंग वुड बी माइनस।
तो फॉर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिस पर्टिकुलर टर्म वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, ये पर्टिकुलर टर्म पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव होगी तो इंडिकेटिंग दैट यू टी एंड पी टी हैव द सेम अलजेब्रिक साइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो डिफॉर्मेशन और यू टी है और जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी भी एक तरफ यूँ जा रही है और फिर यूँ जा रही है, तो इसका भी एक पॉजिटिव है और इसका एक नेगेटिव है। इसी तरीके से डिफॉर्मेशन भी एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, स्मॉलर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तब जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी उसी डायरेक्शन के अंदर आपके पास डिफॉर्मेशन भी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज व्हेन द फोर्स इन फिगर 4, इसका मतलब ये है कि व्हेन द फोर्स इन फिगर 4, जो फिगर 4 मैंने लास्ट में दिखाई थी, एक्ट्स टू द राइट, अगर फोर्स राइट की तरफ एक्ट कर रही है तो डिफॉर्मेशन भी राइट की तरफ होगी, ठीक है। द सिस्टम वुड आल्सो बी डिस्प्लेस्ड टू द राइट, द डिस्प्लेसमेंट इज सेट टू बी इन फेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इन फेज, आउट फेज। ये फेज पर भी डिस्कशन हम आगे चलाएंगे, यहाँ मैंने इस फेज की टर्म को आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपके पास फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो ये कब होगा, जब आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी वुड बी लेस देन दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन दिस दैट वुड मीन कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो ये अगर आपने फिगर 4 को देखना है तो फिगर 4 ये थी, ये फिगर 4 थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपके पास, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये तब होगा, कब होगा, ये तब होगा जब आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी वुड बी लेस देन दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, तो अब इक्वेशन 14 भी मैंने आपको दिखा दी कि इक्वेशन 14 में ब्रैकेट की टर्म्स क्या थी, और मैंने आपको ये फिगर नंबर 4 भी दिखा दी, और आपको बताया भी कि क्या किस फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो फिर ये इसका प्लॉट है, ये प्लॉट को अगर आप गौर से देखें तो यह मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, ये क्या दिखा रहा है, बेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी रेशियो है। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है 1 है, इसका मतलब लाइन 1 का मतलब ये है कि आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है। अब आपके पास लेस देन 1 की बात आ रही है ना, इसका जो रेशियो है वो इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब इस रेंज के अंदर की आप बात कर रहे हैं। जब इस रेंज के अंदर की बात कर रहे हैं तो ये वो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें कि ये अगर ये जिसका रेशियो बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब ये फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो फिर आपका जो एम्प्लीफिकेशन है वो 1 है। और जैसे ही जैसे आप 1 के करीब आना शुरू हो रहे हैं तो आपका ये जो रिस्पांस है ये आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जा रहा है, इसके बिल्कुल करीब नहीं आ रहा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता हुआ यूँ ऊपर चला जाएगा। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें वो है कि आपका जो एम्प्लीफिकेशन है वो रिस्पांस क्या होगा, कि अगर आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है, मतलब ये अगर आप देख रहे हैं ये 1 है, ये 1.5 है और ये फिर 2 है, ठीक है। तो अगर 2 आपके पास आ रहा है तो फिर आपके पास ये 1 होगा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वुड बी 1। और जैसे जैसे आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल होना शुरू, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब आना शुरू हो जाएगी तो आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बढ़ना शुरू हो चला जाएगा, ठीक है। और ये दिस इज़ द रेशियो ऑफ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये फिर हम आगे चल के देखेंगे कि अगर जब ये बड़े साइज़ के अंदर आएगा, क्योंकि 3 केसेज आएंगे ना, जब ये केस होगा कि ये लेस देन 1 है तो फिर क्या है, तो ये दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेस देन 1, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन आज ही करेंगे। और ये जो टर्म है, ये वाली जो ग्राफ बन रहा है, ये उस टाइम बनेगा जब आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1 का आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये 1 से बड़े हैं, 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, 2.5 है, 3 है, तो 3 तक जाके फिर ये आप देख रहे हैं कि ये 0 के करीब पहुंच रहा है। तो ये फिर हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने ये डिस्कस किया कि अगर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी तब आपके पास क्या कहानी होती है। फॉर जो सेकंड केस आ रहा है, फॉर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 1, फॉर दिस पर्टिकुलर केस व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन दिस फैक्टर इज नेगेटिव, इंडिकेटिंग, अब ये जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है दैट यू टी एंड पी टी हैव द ऑपोजिट अलजेब्रिक साइन। अब ये ऑपोजिट अलजेब्रिक साइन का मतलब क्या है
कि दैट इज व्हेन द फोर्स एक्ट्स टू द राइट, जब फोर्स राइट की तरफ जा रही है तो सिस्टम वुड बी डिस्प्लेस टू द लेफ्ट। ठीक है, जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो जब आप फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही होगी। ठीक है, ये आगे एक छोटी सी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, उसको मैंने स्लो मोशन में दिखाया है ताकि, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ इतनी तेज़ी के साथ वाइब्रेशन आ रही होती है, डिस्प्लेसमेंट आ रही होती है कि उसको नेचुरल टाइम जो टाइम है, फ्लो है, उसके अंदर उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आगे एक वीडियो दिखाई है, उसके अंदर मैंने वीडियो को बड़ा स्लो डाउन किया है ताकि आप देखें कि भाई ये टेबल किस तरफ फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये इस केस में जब फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी बहुत बड़ी हो जाएगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, ठीक है, और जब ये जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी वुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एन। तो ठीक है, तो जब वो फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी बहुत बड़ी होना शुरू हो जाएगी तो दिस फैक्टर वुड बिकम नेगेटिव। कौन सा फैक्टर? वो जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर था इक्वेशन में, वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब ये होगा कि आपका फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो रही है। जब ये कहानी हो रही हो, ये चीज़ अगर हो रही हो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी देन दैट वुड बी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी आउट ऑफ फेज। वो पहले वाले केस में व्हेन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज लेस देन 1 दैट वाज इन फेज। इन फेज का मतलब ये जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। आउट ऑफ फेज ये जिस डायरेक्शन में फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये आउट फेज। तो इन फेज एंड आउट ऑफ फेज ये होते हैं। इन फेज दोनों का डायरेक्शन एक, आउट ऑफ फेज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। टू डिस्क्राइब दिस नोशन ऑफ फेज मैथमेटिकली, अब ये फेज आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब इस फेज को अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो इक्वेशन नंबर जो 14 थी इज री रिटन इन टर्म ऑफ द एम्पलीट्यूड यू नॉट एंड द वाइब्रेटरी डिस्प्लेसमेंट यू टी एंड द फेज एंगल। अब ये फेज एंगल की टर्म आई है, इसीलिए इसको रेड में दिखाया गया है। तो फिर वो इक्वेशन 14 को आप इस टर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन अगर आप इक्वेशन 14 की देखेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ इक्वेशन नंबर 16 पे आ सकते हैं। डेरिवेशन मैंने आपको बार बार कहा है कि डेरिवेशन करनी आपने नहीं है, उसका जो रिजल्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। ये चीज़ आपसे असेसमेंट में भी देखी जाएगी कि आप किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो इक्वेशन आपको क्या बता रही है। जिस तरीके से हमने वो जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन की एक एक टर्म को आपको मैंने लिख करके बताया कि भाई ये टर्म क्या बता रही है, ये टर्म क्या बता रही है। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट आई वांट टू डेवलप इन यू पीपल, राइट। सो दिस इक्वेशन नंबर 16 को हम क्या कह रहे हैं कि इस इक्वेशन नंबर 16 की डेरिवेशन हम नहीं चाह रहे कि आपको डेरिवेशन करना आ जाए। आप इक्वेशन 14 उठाएं और देखें कि लेफ्ट पे ले जाऊँ तो राइट पे ले जाऊँ, तो अब ये करूँ तो ये इक्वेशन नंबर 16 आ गई और फिर आपने ठंडी सांस भर ली कि हाँ बड़ा काम हो गया। दिस इज़ नॉट द टारगेट। Target is this कि you should be able to understand the content of that particular equation, कि उसके अंदर जो जो elements हैं वो elements क्या चीज़ आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 16 आई है इसके अंदर आपको फैक्टर आर डी नज़र आ रहा है, आर डी। ठीक है, ये आर डी क्या है चीज़ है? आर डी इज़ द रेशियो ऑफ यू नॉट डिवाइड बाई यू एस टी नॉट। तो यू नॉट और यू एस टी नॉट का रेशियो है, तो दैट रेशियो, ये जो टर्म थी उस ब्रैकेट के अंदर, वो ये जो टर्म थी इसको हम ये कह रहे हैं। ठीक है, ये आर डी इज़ द रेशियो ऑफ यू नॉट डिवाइड बाई यू एस टी नॉट। ठीक है, तो ये एक रेशियो है। ये रेशियो क्या चीज़ है? और ये रेशियो जो है फेज एंगल पे डिपेंडेंट है। जब फेज एंगल 0 है तो 0 कब होगा? जब फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी इज लेस देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और ये फेज एंगल 180 होगा कब होगा? जब ये फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये चीज़ आगे आपको आपके मैं मज़ीद ग्राफिकली भी समझाऊंगा और उसकी एनिमेशन में भी समझाऊंगा कि ये क्या है। यहाँ इस मौके पर ये जो टर्म है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो आर डी टर्म है दिस इज़ द डायनेमिक लोड फैक्टर, और इसको रिस्पॉन्स रेशियो भी कहते हैं। रिस्पॉन्स रेशियो यूँ इसलिए कह रहे हैं कि जो स्टैटिक एम्पलीट्यूड है और इसके मुकाबले में और ये जो डायनेमिक एम्पलीट्यूड था जो पी नॉट फोर्स की वजह से जो लगा हुआ था वो, और किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर कितना हो रहा है, मतलब ये है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के मुकाबले में आपका जो किसी टाइम इंस्टेंट के ऊपर एम्पलीट्यूड है उन दो चीज़ों का रेशियो है। ठीक है, तो ये टर्म को यहाँ इसलिए मैंने इसको कलर में डब्बा बना के उसको दिखा भी दिया है कि ये टर्म आगे बड़ी इस्तेमाल में आ रही होगी कि दिस पर्टिकुलर टर्म आर डी इज़ द रिस्पॉन्स रेशियो, या फिर इसको हम डायनेमिक लोड फैक्टर भी कहते हैं। ये अगर आप देखेंगे फेज को यहाँ मैंने इस पिक्चर के अंदर समझाने की कोशिश की है, तो ये इन फेज है व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव फेज है, और देन ये एक नेगेटिव फेज है। तो इन फेज में जब फाई 0 है तो ये चीज़ यहाँ से शुरू हो जाती है,
जैसे जैसे आप इस चीज़ को, अगर आप ये देखेंगे कि इसका जो ये चीज़ है ये पॉजिटिव साइज के ऊपर, साइड के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव फेस कहलाता है। ये अगर आप इसके नीचे इक्वेशन के अंदर भी देख रहे हैं तो ये आप फाई को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई, ये नेगेटिव फाई, ये पॉजिटिव फाई, और यहाँ फाई 0 हो गया। ठीक है, तो ये फेस को मैंने ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप इन तीनों का गौर से देखें और तीनों को फ़र्क करने के देखें तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बता दिया हो ये रहा है कि यहाँ ये जो कर्व है दिस स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दिस कर्व कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनीथिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी, इस पर्टिकुलर केस में किसी खास फेज एंगल पे शुरू हुआ है, जो भी हो। ठीक है, तो लेकिन पॉजिटिव फेज एंगल पे है। इसको अगर आप देखेंगे तो जो कर्व शुरू हो रहा है वो ये नेगेटिव साइड के ऊपर शुरू हो रहा है, तो ये नेगेटिव फेज एंगल है। ठीक है, तो फॉर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन दिस फाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइंग दैट द डिस्प्लेसमेंट वेरीज एज साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ जो वेरीज कर रही है साइन ओमेगा टी से इन फेज विद द अप्लाइड फोर्स। फॉर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एन फाई वुड बी इक्वल टू 180 इंडिकेटिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट वेरीज एज माइनस साइन ओमेगा टी आउट ऑफ फेज रिलेटिव टू द फोर्स। ठीक है, सो द डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर आर डी, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में लेकर आए थे, इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड यू नॉट ऑफ द डायनेमिक और द वाइब्रेटरी डिफॉर्मेशन टू द स्टैटिक डिफॉर्मेशन। तो डायनेमिक डिफॉर्मेशन और स्टैटिक डिफॉर्मेशन का जो रेशियो है वो ये डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर है। ठीक है, कि डायनेमिक और स्टैटिक के मुकाबले में कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो ये अगर एक वीडियो है, इसके अंदर आप देखेंगे फेज एंगल का इसने बड़ा अच्छा इस्तेमाल बताया है। ये इसको अगर आप गौर से देखें, इसको खामोशी के साथ देखना है कि ये चल क्या रहा है। तो ये बॉल जो है, रेड बॉल अगर आप देखेंगे वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो है जिसको आप देखते जाइए कि हो क्या रहा है। ये देखिए, तो ये फेज एंगल का वेरिएशन इसमें दिखाई चले जा रहा है। फेज एंगल अगर आप देख रहे हैं कि ये बॉल जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वेरी कर रही है, जैसे जैसे इसके अंदर वाइब्रेशन आ रही है तो ये फेजेस जो है इसके अंदर वेरी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फेज़ एंगल के जो मैंने वहाँ पिक्चर दिखाई थी और वो जो उसको यहाँ बताने की कोशिश की थी, यहाँ ये देखें, अब अगर ये 90 डिग्री का फेज़ एंगल है, ठीक है, तब ये देखें ये फिर 270 का फेज़ एंगल, तो फिर ये होगा, ये देखिए, अब ये 180 का फेज़ एंगल बनाया है। अब देखें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होंगी। अब इसको मूव कराएगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये आउट ऑफ फेज़ हो गया। एक चीज़ कहाँ जा रही है, दूसरी चीज़ इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज़ आउट फेज़। इसको आप वीडियो को बाद में देखिएगा, ये 270 है, ये भी क्योंकि ग्रेटर देन 180 है तो ये भी आउट फेज़ होगा। ये देखिए, अब ये बहुत बड़ा आउट फेज़ हो गया। तो 180 वाला बिल्कुल एक दूसरे के जब दोनों अपोजिशन पे थी इस फेज़ से शुरू हुआ था। अभी 360 ये भी आउट फेज़ है। ये देखिए, बहुत ही इसकी डिफरेंट कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये फेज़ एंगल की बड़ी अच्छी एक वीडियो मुझे मिल गई थी। तो ये जियो साइंस है, ये मेरी अपनी क्रिएशन नहीं है, ये जियो साइंस जो है यूट्यूब से मैंने वीडियो ली थी। ठीक है, तो ये एक और वीडियो है, इसके अंदर भी आप, ये मैंने स्लो मोशन में एक वीडियो दिखाई है। ये मैं आवाज़ इसकी बंद करता हूँ। ये देखिए, 3 सिस्टम है, इस तीनों सिस्टम के आप देख रहे हैं लेंथ डिफरेंट है। इसका मतलब ये लेंथ डिफरेंट का मतलब ये इनकी स्टिफनेसेस डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो बेस की मोशन है, ये जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर लग रही है, ये बहुत स्लो है। तो आप इसका वाइब्रेशन रिस्पांस देख रहे हैं कि इन फेज़ है, जिस डायरेक्शन में टेबल मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में स्ट्रक्चर भी मूव कर रहा है। अब ये ग्रेजुअली इसके जो मूवमेंट है, शेकिंग है, इसको तेज़ करेगा। तो ये भी थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत जो अभी तक के हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। ये देखिए, अब फ्रिक्वेंसी इसने बढ़ाना शुरू कर दी।
अब अगर आप सबसे छोटा वाला देख रहे हैं उसके अंदर वाइब्रेशन कम है, उससे बड़े वाले में से वाइब्रेशन कम है, सबसे बड़े वाले में आप देख रहे हैं कि वाइब्रेशन आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है बड़े वाले स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब जाना शुरू हो गई है, तो बहुत बड़ी वाइब्रेशन है। अब उसको एक्सीड करके अब ये इतनी हो गई कि दरमियान वाले में आ गई। ये देखिए ऊपर वाले की हालत क्या, आप देखिए क्या हो रही है। ये रेजोनेंस के करीब करीब जा रहा है ऊपर वाला स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। 4 हर्ट्ज पे चली गई है फ्रीक्वेंसी, ये देखिए आप, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि जब आप ये टेबल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है राइट में, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो उनका डिफरेंस बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो चीज़ है ये अब इसने ये बीच वाले के को छेड़ना शुरू कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी ऐसे ले आया है कि बीच वाली छेड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए कितनी शदीद वाइब्रेशन आना शुरू हो गई इस मिडल वाला आपका स्ट्रक्चर था, सेंटर वाला स्ट्रक्चर उसके अंदर। तो ये हमारे पास चूँकि डायनेमिक की लैब अभी तक नहीं है, तो अगर आ जाती तो हम भी इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करके आपको डेमो दे सकते थे। ये 6.35 हर्ट्ज पे 4 पर उसकी हालत वो हुई थी, इसके अंदर जो रेजोनेंस आई है वो 6.35 के अंदर आ गई। देखिए बेचारा हिल के परेशान हो गया। अब जब फ्रीक्वेंसी आप मजीद बढ़ाते जाएंगे ना, देखें वो बड़े वाले स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी आप देख लेंगे इतनी बढ़ गई है कि वो रेजोनेंस से निकल गया है, उसके अंदर वाइब्रेशन आ ही नहीं रही। ये चीज़, ये स्पेक्टर को भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्यों ऐसे होने लग गया है। अब ये फ्रीक्वेंसी और जो बढ़ा रहा है, ये सेंटर वाला भी देखें खामोश होना शुरू हो गया, और ये जो सबसे छोटा वाला था ये इसकी फ्रीक्वेंसी को छेड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो ये भी को बहुत फिर हम उस रेजोनेंस फेज से निकल जाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस आपको पता है ना उस सूरत में आएगी जब ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। फ्रीक्वेंसी कम भी होगी तब भी कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तब मसाइल पैदा होंगे, और फ्रीक्वेंसी अगर बहुत बढ़ जाएगी तब भी कुछ नहीं होगा। अगर आप ये बड़े वाले स्ट्रक्चर को देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन छोटा वाले की फ्रीक्वेंसी के करीब आ गया रेजोनेंस के, तो वो उसकी हालत ख़राब हुई। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस चीज़ को समझने की काइंडली कोशिश करें कि रेजोनेंस सिर्फ उसी सूरत में होगी जब आप उसी फ्रीक्वेंसी पर उसको मूव मुस्तकिल कराते रहेंगे। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते 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 रेजोनेंस लेके और रेजोनेंस को किसी टाइम इंस्टेंट पे क्रॉस करके आपने फ्रीक्वेंसी उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दी, तो स्ट्रक्चर दोबारा स्टेबल हो जाएगा। तो नुकसान तब होगा जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करीब करीब स्ट्रक्चर को आप फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर देंगे। देखें छोटे वाले की हालत और बड़े दोनों आप बिल्कुल देखें 11.35 हर्ट्ज पे जो सेंटर वाला और सबसे जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है इसके ऊपर यूँ भी नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी रेशियो था वो बहुत बढ़ गया। जब बहुत बढ़ जाए तो फिर कोई तकलीफ की बात, परेशानी की बात नहीं होती। तो ये आपने वीडियो देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अंदर ये जो अभी तक हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं ये एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि इसने 3 स्ट्रक्चर को दिखा करके कंपेयर कर दिया, तो तीनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग थी। जैसे जैसे उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा था वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दे रहा था उसकी नेचुरल के मुकाबले में स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा। So moving ahead, so figure 5 shows equation 17। अब figure 5 आएगी आगे, ठीक है। वो किस चीज़ का प्लॉट है? इक्वेशन 17 का प्लॉट है। इक्वेशन 17 ये है। इक्वेशन 17 को अगर आप देखना चाहें तो ये जो डायनेमिक लोड फैक्टर था इसका वो ये चीज़ थी, ठीक है। तो इसको वो प्लॉट कर रहा है। ये बहुत पीछे चला जाता है, ये है। सो फिगर 15 शोज इक्वेशन 17 फॉर आर डी, ठीक है। इक्वेशन मैंने आपको 17 दिखा दी। अब फिगर आने वाली है, ये प्लॉट कर रहा है आर डी फैक्टर को एज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेशियो। अब जो हमने फ्रीक्वेंसी रेशियो का जो वीडियो देखी थी उसमें वो फ्रीक्वेंसी रेशियो के टर्म में इसी जो आपने वीडियो की में जो चीज़ें नज़र आई हैं वो आपको इस फिगर के अंदर नज़र आ रही होंगी। ये देखिए बहुत खूबसूरत ये पिक्चर है। वो जो आपकी वीडियो थी उसको एक तस्वीर के अंदर उसने दरिया को उसने इस कूजे के अंदर बंद किया हुआ है। आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो अगर आप इसके 2 पार्ट हैं इस फिगर के, मैं ये पॉइंटर ले लेता हूँ। एक ये ऊपर वाला पार्ट है और एक ये नीचे वाला पार्ट है जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी रेशियो है। ये भी फ्रीक्वेंसी रेशियो, ये भी फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो आप इस फ्रीक्वेंसी रेशियो को पहले हम इस पिक्चर को डिस्कस करेंगे और फिर इसका फेज एंगल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप फ्रीक्वेंसी रेशियो अगर आप ये देख रहे हैं ये 1 है,
ठीक है। तो हम 1 से पहले फ्रीक्वेंसी रेशियो को लेस देन 1 वाली टर्म जो ये वाली चीज़ है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 से मुराद यहाँ है, ठीक है, तो ये 1, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0। तो फिर आप देख रहे हैं 0 का मतलब ये है कि आपके पास फोर्स लगी भी नहीं है, फोर्स लगी भी नहीं है, तो आर डी का जो फैक्टर है वो 1 के बराबर है। जो यू एस टी है इसका मतलब ये है कि ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास आर डी क्या हो जाएगी 1, इसका मतलब यही हो जाएगा ना, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज 0। 0 कब होगा? जब आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0 होगी। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब ये है कि आपके पास कोई डायनेमिक फोर्स लगी भी नहीं है, तो आर डी जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1। और जब आपके पास ये 0 से लेकर के 1 की रेंज में अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आप उसको 1 के करीब ला रहे हैं तो इसका जो रिस्पांस फैक्टर है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यूं ये बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट वाज द पिक्चर फॉर दी ये लेस देन 1 की बात। अगर इसको आप फेज एंगल से देखेंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रेशियो है ये वाली चीज़, और ये आपके पास फेज एंगल है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये लेस देन 1 है तो आप देख रहे हैं कि फेज एंगल इज 0, तो इसका मतलब ये है कि इन फेज होगा। लेस देन जब भी ये आपके पास लेस देन 1 होगा, रेशो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो आपका फेज एंगल 0 होगा। फेज एंगल 0 का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 की तरफ। जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशो 1 है, मीन रेजोनेंस के करीब आ रहा है, तो आपके पास ये देखिए ये आपके पास इन्फिनिटी है, यहाँ आपके पास ये चीज़ें के अंदर कहानी कुछ और हो जाएगी। और ये जो आपके पास डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर है, डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर है, ये अगर आप देख रहे हैं इस रेंज के अंदर जा रहा है, बहुत इन्फिनिट इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं जब ये आपके पास 1 से ग्रेटर है। जब ये 1 से ग्रेटर है, जैसे जैसे 1 था तो ये था, 1 से जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर जो है वो कम होते 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 होते, अगर आप यहाँ देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, ये मैं आपको पेन से मार्क करके दिखाऊँ, ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह, इस जगह के ऊपर क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो 1 का मतलब ये है कि ये चीज़ बिल्कुल वही हो रही है जब आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो ये आके मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ी इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर दे रहा है। यहाँ तो आपने इस पर्टिकुलर जगह पे 1 पे थे तो आपने कहा था कि देयर इज़ नो फोर्स, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट देयर, ठीक है, डायनेमिक फोर्स नहीं थी। लेकिन यहाँ तो डायनेमिक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का जो रेशो था नेचुरल मुकाबले में वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आया। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ से ये लाइन ड्रा करके यहाँ जाके देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, तो ये जो वैल्यू आती है मेरे ख्याल में √2 आती है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेशो इस रेंज के अंदर आप फ्रीक्वेंसी को लाते हैं तो आपका जो रिस्पांस फैक्टर है वो ऐसा ही होगा जैसे एक स्टैटिक रिस्पांस फैक्टर है, ठीक है। और अगर आप उससे इसको बढ़ा देते हैं, मज़ीद आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में, तो आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ 0 के बराबर है। तो अगर आपने देखा होगा वो जो हमारी लास्ट वीडियो थी, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आपने बहुत बढ़ा दिया था तो आपको जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर था बिल्कुल स्टैटिक खड़ा हो गया था, उसके अंदर कुछ आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल ऐसे था, उसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो उस वीडियो को यहाँ इस जो मैथमेटिकल इक्वेशन और उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन तीनों को आपने कंपेयर करते हुए जाना है, ठीक है। बड़ा वाला स्ट्रक्चर में क्या हुआ था कि जब आपने फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को आस्ता आस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया तो वो इस रेंज के अंदर था, ठीक है। जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को किसी एक पॉइंट पे आपने मैच कराया, लेकिन वो मैच आपने देखा था कि थोड़ी देर के लिए कराया था। अगर आप वो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो मैच था वो उसी फ्रीक्वेंसी पे छोड़ देते आप स्ट्रक्चर को, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशन इतनी आती कि वो थोड़ी देर के बाद स्ट्रक्चर फेल हो जाता, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, वो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करा के फिर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू कर दी थी। जब बढ़ाना हमने शुरू की तो आपने इसके अंदर देखा कि डिफॉर्मेशन उसके अंदर घटना शुरू हो गई, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप उस वीडियो को, अभी चूंकि आपके पास लेक्चर आ गया है तो आप थोड़ा सा उस जगह के ऊपर जाके वीडियो को दोबारा प्ले करके देखेंगे तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब आप फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को हमने एक्सीड कर दिया था रेजोनेंस से, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन कम होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई। और जब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप आएंगे, इस पॉइंट के ऊपर, तो वो फिर उसके अंदर उतनी ही डिफॉर्मेशन आएगी अगर वो फोर्स स्टैटिक फॉर्म में लगती। और जब आप उस फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को मज़ीद बढ़ाएंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में, तो आपने देखा कि जब बहुत बढ़ गई थी तो आपके पास डिफॉर्मेशन रिस्पांस, ये जो फैक्टर था डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर, वो वेरी नियरली इक्वल टू 0 हो गया था, स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफॉर्मेशन आ ही नहीं रही थी। तो इस तस्वीर को देख लेने के बाद, इस फिगर को देख लेने के बाद, काइंडली गो बैक एंड प्ले दैट पर्टिकुलर वीडियो अगेन एंड keep that particular figure in your mind and watch that video. You will, आपके जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले आप
जो टॉल स्ट्रक्चर था उसको रख करके आप ऑब्जर्वेशन करें, फिर उसके बाद जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर था उसको रख करके ऑब्जर्व करें, इस तस्वीर को जहन में रख करके उसको ऑब्जर्व करें, और थर्डली फिर आप जो स्मॉल स्ट्रक्चर था। तो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये जो फिगर बताना जा रही है वो आपको रोज़ अव्वल की तरह आया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी कहानी मैंने आपको समझा दी, ये वो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ उसने लिख दी है। ठीक है, ये जो टर्म थी ना, ये जो मैंने आपको डब्बे के अंदर बंद की थी वो ये है, इफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज ग्रेटर देन √2। तो ये जो जगह थी, ये वाली ये √2 थी, ग्रेटर देन √2 फिर ये वाली रेंज है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन √2। ये जो पॉइंट था ये √2 का पॉइंट था। तो अभी मेरे पास पेन नहीं है, मैं आपको लिख देता कि ये √2 है। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज √2, दिस इज ग्रेटर देन √2। ठीक है, तो ये इसको, ये जो सारी चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली चीज़, ये ग्रेटर देन √2 है। ये जो चीज़ बता रहा है वो ये है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज ग्रेटर देन √2, दैट इज ओमेगा इज हायर देन दिस पर्टिकुलर थिंग, RD इज लेस देन 1। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड द डायनेमिक डिफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड इज लेस देन द स्टैटिक डिफॉर्मेशन, and as soon as you keep increasing this forcing frequency as in comparison to the natural frequency, and when the forcing frequency become multiple time of the natural frequency, then this particular deformation there would be no deformation, as we have already observed in that particular video. And this particular figure, which is the representation of that particular equation, तो ये तीनों इक्वेशन, फिगर, वीडियो, इनका अगर आप मैच करते हुए जाएंगे तो ये सारी की सारी नोशन जो है, सारा के सारा जो कंसेप्ट है वो आपकी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मज़ीद इसकी डिस्कशन यहाँ चल रही है। इफ ओमेगा अपॉन ओमेगा इंक्रीजेस बियॉन्ड √2, RD बिकम स्मॉलर एंड अप्रोचेस 0। कब जीरो होना शुरू हो जाएगा? अगर आपके पास ये फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, इम्प्लाइंग दैट द वाइब्रेटरी डिफॉर्मेशन ड्यू टू रैपिडली वेरिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। तो फिर आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से जो वाइब्रेटरी डिफॉर्मेशन होगी वो बहुत छोटा होना शुरू हो जाएगी। सबसे जो बुरी चीज़ है वो ये वाली चीज़ है कि इफ़ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज क्लोज टू 1, दैट इज ओमेगा इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, RD इज मैनी टाइम हायर देन 1। ये देख रहे हैं 5 तक तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास जगह नहीं है, तो वरना ये बहुत बड़ी हो जाएगी। इम्प्लाइंग दैट द डिफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड इज मच लार्जर देन द स्टैटिक डिफॉर्मेशन। अब ये वो जो 2 वीडियो इनिशियली थी वो मैंने आपको एक, इसको ये जो वीडियो है ये इसका मेरे ख्याल में ये स्लो में है, तो ये स्लो वाली क्वेश्चन है, ये मैंने स्लो मोशन में की है। वो जो साथ आपको दूसरी वीडियो नज़र आ रही है ये फिर नॉर्मल में मैं आपको कंपैरिजन में दिखाऊंगा। ये देखें अभी आप, ये टेबल किधर जा रही है और डिफॉर्मेशन कहाँ हो रही है, इसको आपने इसमें गौर करना है। ठीक है, देखिए फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, वो आउट फेज होना शुरू हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट थी वो आउट फेज थी। अब देखिए इसने फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ बंद कर दिया है और उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है। तो ये डिफॉर्मेशन क्या है? बिकॉज ऑफ द इनिशियल कंडीशन है। इस फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ने उसके अंदर पूरी इनिशियल कंडीशन इनसाइड की भी थी और वो वाइब्रेशन फिर भी उसके अंदर आ रही थी। ठीक है, ये भी तक हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर में डैम्पिंग थी तो उस डैम्पिंग की वजह से ये अब जाके रुक गया। अब ये स्लो मोशन में थी, अब आप इसको नॉर्मल उसमें देखें, यहाँ इसने डैम्पिंग का फैक्टर दिखाया। ठीक है, अब ये इसने इसको ऑन करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। वो रेड बटन से ऑन हो रहा था और हाथ से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। ठीक है, ये आवाज़ बंद कर देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाए चले जा रहा है, अब इसने बंद कर दिया। तो ये 2-3 वीडियो और एनिमेशन के साथ मेरा ख्याल है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो इन फेज, आउट फेज और इफेक्ट ऑफ रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपने देख ली। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम रेजोनेंस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के अभी तो डिस्कशन मेरा ख्याल है कि कंसेप्ट अच्छा खासा बन गया होगा, लेकिन अब हम
On the basis of all those understanding and concept, we can discuss the resonance in term of dynamics. ठीक है, तो the resonant frequency is defined as the forcing frequency at which RD is maximum. In dynamics, we are saying कि resonance frequency is that frequency at which RD is maximum. What is RD? RD is the dynamic response factor. For an undamped system, the resonant frequency is omega n. Undamped अगर system है तो जो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, एंड आर डी इज अनबाउंडेड एट दिस फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आर डी पे अनबाउंडेड होगा. द वाइब्रेटरी डिफॉर्मेशन डज नॉट बिकम अनबाउंडेड इमीडिएटली. ये जो वाइब्रेटरी डिफॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी एक धमाका होगा और आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. तो ये ग्रेजुअली इसके अंदर डिफॉर्मेशन बढ़ना शुरू होती है. रेजोनेंस का अगर आप आगे कर देखेंगे तो रेजोनेंस का कर्व आगे आस्ता 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 से बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो ये जो रेड में मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा है ये वाला कि द वाइब्रेटरी डिफॉर्मेशन डज नॉट बिकम अनबाउंडेड इमीडिएटली नहीं होता, बट ये जो डिफॉर्मेशन का जो अनबाउंडेड हो रहा है वो ग्रेजुअली होगा. ठीक है, if omega is equal to omega n, the solution given by equation 13 is no longer valid. तो यहाँ अगर आप ये देखें, ये जो इक्वेशन 13 ने में जो ये सोल्यूशन दिया था ये फिर वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ होगी ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगी, और 1/0 से इन्फिनिटी. तो ये जो पूरी टर्म होगी ये फिर इन्फिनिटी होगी. तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन फिर वैलिड नहीं रहती. ठीक है, यहाँ आ गया, आप हम सही आ गया, अब इसका इस्तेमाल सही आ गया. ये एक वो पावर पॉइंट में टर्म थी कि स्लाइड जूम, क्या अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र करना है तो वो चीज़ रेफ़र हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 13 थी. इसके अंदर वो कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन होगा अगर आपके पास रेजोनेंस हो रही है तो दिस सोल्यूशन इज नॉट वैलिड. ठीक है, इन दिस केस द चॉइस ऑफ द फंक्शन सी sin ओमेगा टी फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन फेल्स. ये फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो चॉइस हमने की थी ये फेल हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन. क्योंकि ये फिर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर भी ये चीज़ हो जाएगी, दोनों के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ओमेगा इज नाउ इज इक्वल टू ओमेगा एन. वहाँ जो कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन में था वहाँ ये था कि ये जो ओमेगा था वहाँ एक सोल्यूशन में कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में ओमेगा एन की फॉर्म में था और पर्टिकुलर सोल्यूशन में ओमेगा की फॉर्म में था. क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी तो ये दोनों वैलिड थे. लेकिन अब अगर ये दोनों मैच कर गई हैं तो दोनों में ये चीज़ दोनों का कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का भी हिस्सा बन गई, पर्टिकुलर का भी बन गई, तो फिर वो सोल्यूशन इज़ नॉट वैलिड. तो फिर क्या होगा, फिर हमें कहानी अलग करनी पड़ेगी. ठीक है, अब ये एक मज़ीद मुझे एक अच्छा कर्व मिला था तो मैंने कहा कि आपको दिखाऊं कि अफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, क्योंकि डैम्पिंग को अभी तक हमने डिस्कस तो नहीं किया है, आगे चल के हम करेंगे डैम्पिंग. तो द लाइटर द डैम्पिंग द लार्जर इज द नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड टू रीच सर्टन परसेंटेज ऑफ यू नॉट द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो बस ज़्यादा आपको नंबर में चाहिए होगा. ये अगर आप देख रहे हैं डैम्पिंग ये कम थी, ये उससे ज़्यादा हुई, उससे ज़्यादा हुई, उससे ज़्यादा हुई, उससे ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड टू रीच 95% ऑफ यू नॉट. अगर यू नॉट का ये यू नॉट का अब 95% को इस जगह के ऊपर की बात कर रहा है तो देखेंगे तो आपको कह रहा है कि कितने साइकिल चाहिए, 48 साइकिल चाहिए. ये अगर आप इस चीज़ को यहाँ जाके देखेंगे तो इस टर्म के लिए 48 साइकिल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो 0.02% के लिए आपके पास ये चीज़ को यहाँ जाके आ रही होगी तो उसके लिए आपको चाहिए हैं 24 साइकिल. ठीक है, फॉर 0.02. 10 साइकिल्स चाहिए आपको 0.05 के लिए, एंड 5 साइकिल चाहिए आपको 0.1 के लिए, और जस्ट 2 साइकिल में आपको चाहिए 0.2 के लिए. तो ये जो बता रहा है कि लाइटर द डैम्पिंग द लार्जर द नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड. जैसे जैसे आप डैम्पिंग बढ़ाएंगे तो आपको पास कम साइकिल्स के अंदर वो डिफॉर्मेशन आ जाएगी. तो ये डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर एंड फेज एंगल फॉर अ डैम्प्ड सिस्टम एक्साइटेड बाय हार्मोनिक फोर्स. ठीक है, ये जब हम डैम्पिंग को इंक्लूड करेंगे तब भी इस चीज़ को मज़ीद देख लेंगे. तो ये डैम्पिंग के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास ये क्रिटिकल डैम्पिंग है ये, तो फिर आपके पास रेजोनेंस का कोई खास असर नहीं. जैसे अगर डैम्पिंग आपके पास लेस है, देखिए 0.01, तो डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर जो है वो अनबाउंडेड है. अगर आप डैम्पिंग को 0.1 कर दिया तो ये इसका बाउंड आपको ये इसकी सरहद नज़र आने लग गई. 0.2 कर दिया तो डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर इवन इन द केस ऑफ रेजोनेंस भी आप देख रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में 2.5 के करीब करीब है. समझ रहे हैं बात को. तो डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर का डैम्पिंग के साथ जो ताल्लुकदारी है, रिश्तेदारी है, वो यहाँ दिखाने की कोशिश की है. इसको हम बाद में जिसे देखेंगे जब हम डैम्पिंग को लेकर आएंगे.
तो रेजोनेंस की डिस्कशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, द पर्टिकुलर सोल्यूशन इफ इक्वेशन 1 इज देन ऑफ द फॉर्म, जो इक्वेशन 1 थी वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फिर हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 18। अब अगर इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 18 को, तो फर्स्ट डिफरेंशियल ये आ जाता है, सेकंड डिफरेंशियल ये आ जाता है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 20 की फॉर्म में। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशियल, 19, 20 इज द सेकंड डिफरेंशियल, पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन नंबर 21, ठीक है। तो ये डेरिवेशन को गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे कि जो डेरिवेशन आगे से रही है वो हमने आपको स्टेप्स बता दिए, और फिर हम देखेंगे जो इक्वेशन आती है उसके बाद वो इक्वेशन आपको क्या बता रही है। सिंप्लीफाई कर रहा है इसको, तो ये इक्वेशन नंबर 22 बन जाती है, ठीक है। किस तरह सिंप्लीफाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक टर्म हर चीज़ में कॉमन नज़र आ रही है, उसको लेकर के बाहर उसके नीचे डिवाइड कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर 22 आ गई, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये चीज़ के बराबर होती है, इक्वेशन नंबर जो 22 थी वो सिंप्लीफाई होके ये बन जाती है, सी है वो। अब जो सी का जो फैक्टर वहाँ हमने वो उस टर्म में निकाला था, वहाँ आप सी के फैक्टर अगर रेजोनेंस हो रही है तो दैट सी वुड बी दैट ऑफ इक्वेशन नंबर 23। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इनटू इक्वेशन 18 वी ऑब्टेन द पर्टिकुलर सोल्यूशन एज दिस इक्वेशन नंबर 24। ये 24 जो है यूपीटी का पर्टिकुलर सोल्यूशन उस सूरत में होगा जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। अगर आप वहाँ आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन देखा होगा तो वहाँ हमने लिखा था व्हेन ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा एन। इस केस में पर्टिकुलर सोल्यूशन है जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो फिर आपका मुख्तसर होके ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो वो जो कंप्लीट सोल्यूशन था दैट वाज फॉर नॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फिर ये आपके पास होगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 25 कह देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसलिए लगाते जा रहे हैं ताकि बहुत सारी इक्वेशंस हैं तो वो कन्फ्यूजन के शिकार ना हो। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी फर्स्ट डिफरेंशियल लिया, ये आ गई 26, ठीक है। और इसमें जब हम ए और बी, क्योंकि ए बी सी है ना, सी तो हमने निकाल चुके पहले, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए इसके बराबर हो जाएगा और बी इसके बराबर हो जाएगा। ये मैं इसलिए अब इसको ज़्यादा इस जगह के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि उस सूरत में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे निकलती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। स्पेशलाइजिंग एट इनिशियल रेस्ट इनिशियल कंडीशन में, जब आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दीज टू थिंग्स आर इक्वल टू 0 फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो A would be equal to 0 and B would be equal to P naught upon 2K, and then putting these values in equation you will get this T, and we are calling, so this equation number 26 is for, इसे आप समझ लें कि ये फिर इसमें तमाम फैक्टर्स को कंसिडरेशन हमने कर ली है, और ये इक्वेशन नंबर 26 हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन थी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 27 को मज़ीद फॉर्म में लिखा तो वो इस फॉर्म के अंदर आ गया, मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये यू टी और यू एस टी नॉट के रेशियो की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 28 बन जाती है, ठीक है। तो दिस रिजल्ट, ये जो इक्वेशन नंबर 28 का रिजल्ट है, इज प्लॉटेड इन दिस, ठीक है। हम असल में ये जो 28 थी तक पहुंचने के लिए हमने वो डेरिवेशन की, 28 आपके पास ये दिखा देती है। क्या दिखा रही है, अगर आप देखेंगे कि आपका ये तो पता चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 28 इज़ फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में वो कह रहा है कि डायनेमिक रिस्पांस और स्टैटिक रिस्पांस किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो दिस इज़ द रेशियो ऑफ द डायनेमिक रिस्पांस टू द स्टैटिक रिस्पांस। अगर आप देख रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड था, टाइम का रेशियो है एज कम्पेयर टू नेचुरल टाइम पीरियड ये के हिसाब से, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। कितने साइकिल के बाद, कुछ 10-12 साइकिल्स, इसका जो रेशियो था ये भी रेशियो है, डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं है। तो जो टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड अगर 10 है, इसका मतलब ये जिस टाइम पीरियड अगर आपके पास 1 था और आप उसके मुकाबले में 1 सेकंड था, 1 सेकंड में 1 साइकिल पूरा हो रहा था, उसके मुकाबले में अगर आपने 10 सेकंड के बाद जाके देखेंगे तो फिर एम्पलीट्यूड इतना आ रहा है। तो ये इसका एनवेलप कर्व है। तो दोनों का जो डिफरेंस है दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का, वो पाई है, वो पाई है 3.14156, ठीक है। वो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 28 के अंदर अगर आप डालेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़, ये पाई का भी फ़र्क नज़र आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो बहरहाल इस स्टेज के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमने पहले एक बात की थी कि ये अनबाउंडेड इमीडिएट नहीं होता, ग्रेजुअल होता है।
वो अगर आपको स्लाइड याद होगी तो मैंने पर्टिकुलरली मैं एम्फेसाइज किया था और उसको रेड में दिखाया था, तो वहाँ उस चीज़ का हम ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि अगर रेजोनेंस आ रही है तो यू डू नॉट नीड टू वरी। ठीक है, रेजोनेंस अगर खुदा न खास्ता आती भी है फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी में, तो वो ऐसा नहीं है कि जिस लम्बे फ्रिक्वेंसी मैच करती है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से तो स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो ये चूँकि डैम्पिंग हर स्ट्रक्चर में मौजूद होगी, ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस की वजह से एम्पलीट्यूड आएगा वो ग्रेजुअल होगा और आस्ता 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 से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब फिगर 6 shows that the time taken to complete one cycle of vibration is t, and the local maxima of ut which occurs at this particular time are pi। ठीक है, हमने कहा कि पाई के फ़र्क के साथ आगे चल जाए, और लोकल मिनिमा जो है वो माइनस पाई के साथ जाएगा। ये पॉजिटिव पाई था, ये माइनस पाई के साथ था। नंबर ऑफ साइकिल 1 2 3 के साथ 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 यूँ प्लस में भी बढ़ता जाएगा और नेगेटिव, क्योंकि ये जो रेजोनेंस है वो यूँ ही बढ़ेगी ना, तो ये प्लस वाली साइड पे भी बढ़ेगी और नेगेटिव वाली साइड पे बढ़ेगी, तो वो इस तरीके के साथ बढ़ेगी। इन ईच साइकिल, जहाँ हर साइकिल में डिफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड कितना बढ़ रहा है, वो ये पाई टाइम बढ़ रहा है। पी नॉट के क्या है, दिस इज दी स्टैटिक डिफॉर्मेशन थी। स्टैटिक डिफॉर्मेशन के मुकाबले में पाई टाइम हर साइकिल में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। द डिफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड ग्रोज इनडेफिनेटली बट इट बिकम्स इन्फिनिट ओनली आफ्टर एन इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम। तो ये तबाहियाँ तब मचाएगा जब इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्योंकि डैम्पिंग आपके पास मौजूद होगी, वो उसको डिके करेगा। दिस इज़ एन एकेडमिक रिजल्ट। जाहिर सी बात है, ऐसी बात तो नहीं है कि ये डिफॉर्मेशन आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो ज़मीन से लग रहा है, इतनी डिफॉर्मेशन आ रही है और फिर दूसरी साइड पे जाके ज़मीन से लग रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये एक एकेडमिक रिजल्ट है एंड शुड बी इंटरप्रेटेड अप्रोप्रिएटली फॉर रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बार बार ही मैंने अभी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि डैम्पिंग भी मौजूद होगी, और ऐसा नहीं होगा कि आप सोए पड़े हुए हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है और इंडेफिनिट टाइम के लिए लगी हुई है फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी, और आप सोए पड़े हुए हैं। आप जाग जा सकते हैं, आप फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, आप चीज़ों को पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। नेचुरल फ्रिक्वेंसी को आप फौरी तौर पर वेरी कर सकते हैं। नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन के एंड एम, तो उसको वेरी करके आप फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी का जो मैच है उस मैच को आप कम कर सकते हैं। एज द डिफॉर्मेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट सम पॉइंट इन टाइम द सिस्टम वुड फेल इफ इट इज़ ब्रिटल। अगर ब्रिटल है तो पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। ऑन दी अदर हैंड द सिस्टम वुड यील्ड इफ इट इज़ डक्टाइल। ठीक है, इट्स स्टिफनेस वुड डिक्रीज। अगर फेलियर आ गया तो स्टिफनेस डिक्रीज हो जाएगी, और जैसी स्टिफनेस डिक्रीज होगी तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसकी वेरी कर गई, एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो नो लॉन्गर बी इक्वल टू द फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी। और इस इक्वेशन नंबर 27, 28 और फिगर 6 जो थी वो वैलिड ही नहीं रहेगा। तो आपके पास फ्रिक्वेंसी वेरी कर जाएगी ना कहीं क्रैक्स में है, फ्रिक्वेंसी वेरी कर दी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी और फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी का मैच रहा ही नहीं, तो कहानी आपके पास उतनी खौफनाक नहीं होगी जितनी ये आपको तस्वीर और ये आपको जो इक्वेशन दिखा रही थी, फिगर और इक्वेशन दिखा रही थी, उतनी खौफनाक कहानी आपके पास फिर नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हार्मोनिक वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तो उस ब्रेक के बाद फिर हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे।